हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरालीगल स्टडी BEGS 185 जो हमारा कोर्स है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, उसकी 4 यूनिट आज हम देखेंगे। ये है हेल्पिंग द लर्नर्स टू बी ऑटोनोमस। तो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमें समझना होगा कि ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, ऑटोनोमस लर्निंग का मतलब होता है मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग, प्लानिंग एंड इवेलुएटिंग लर्निंग्स। और इसमें अगर सिंपल सी हम बात करें तो ऑटोनोमस जो लर्नर होता है विल सेट देयर गोल्स, रिफ्लेक्ट एंड देयर प्रोग्रेस एंड सीक अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रैक्टिस आउटसाइड द क्लासरूम। तो ऑटोनोमस में क्या होता है कि उसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्लानिंग और आप खुद की लर्निंग को ही इवेलुएट करते हैं। इसके साथ साथ आप अपना एक गोल सेट करते हैं, अपनी जो प्रोग्रेस है उसको देखते हैं कि कितनी प्रोग्रेस हुई, और कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे मिलती है आउटसाइड द क्लासरूम तो आप उसको खुद से प्रैक्टिस करते हैं। इन सब चीज़ों को बोलते हैं हम ऑटोनॉमस। तो ये जो डेफिनेशन जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो आपको ये डेफिनेशन सबसे पहले लिखनी है। उसके बाद इसको थोड़ा सा, इस यूनिट को हम क्वेश्चन एंड आंसर्स की फॉर्म में समझेंगे तो हमें ज़्यादा हेल्प होगी। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इग्नू का मटेरियल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, ठीक है। तो उसको आपको पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं। इसमें 80% तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो अननेसेसरी है, मीन्स हमारे एग्ज़ाम के लिए वो ज़रूरी नहीं है। बस उन्होंने उसको एलोब्रेट कर रखा है, उन्होंने उन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा ही फैला के रखा हुआ है। तो हमें ऐसे नहीं करना है। पहले, सबसे पहले मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई जो आपको हर एग्ज़ाम्स के टाइम पे मान लो कोई क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड तो आपको उसको लिखना है। दूसरा मैंने बताया कि आप क्वेश्चंस एंड आंसर्स की फॉर्म में थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि कैसे चीज़ों को लिखना है, कैसे अप्रोच करना है। तो जैसे इसको समझते हैं हम कि डज ऑटोनोमस लर्निंग इन्वॉल्व चॉइसेस, कि क्या जो ऑटोनोमस लर्निंग होती है उसमें मेनली चॉइसेस के ऊपर ही जोर होता है। तो देखो, इसमें आपको समझना ये है कि कंटेंट और जो लैंग्वेज, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत सारी चॉइसेस देती हैं। दूसरा, वाइल पार्टिसिपेटिंग इन एनी कम्युनिकेशन इवेंट द लर्नर हैज़ टू थिंक अबाउट व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट। आप किसी में चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप वहाँ पे कोई डिबेट है या फिर कोई भी आप कोई कम्युनिकेटिव इवेंट अगर है तो वहाँ पे आपको पहले सोचना होगा कि क्या अप्रोप्रिएट है, किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा आपकी जो बैकग्राउंड नॉलेज है एंड पर्सन्स की रीडीनेस टू लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया करने की चाहत, विलिंगनेस और टू लर्न न्यू थिंग्स, ये दोनों चीज़ें। फिर बोल रहा हूँ, पहले एक तो बैकग्राउंड नॉलेज और दूसरा आपकी रीडीनेस टू लर्न समथिंग न्यू, ये दोनों चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। और इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि जैसे मैंने आपको बोला कि क्या ऑटोनोमस जो लर्निंग है वो चॉइसेस को इन्वॉल्व करती है, तो उसका एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे टीचर जब कोई पैराग्राफ लिखता है ब्लैक बोर्ड पे तो हमारा फोकस किस पे होगा, वोकेबलरी पे हो सकता है, सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर हो सकता है। इसके अलावा उस पैरे का जो उसका पैराग्राफ का जो एसेंस है, उसे क्या सीखा, उसके ऊपर हमारा फोकस हो सकता है। इस तरीके से फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि हर एक जो बंदा है ना वो एक नई तरीके से चीज़ों को देखता है। मैंने बोला, कोई आपकी उसमें वोकेबलरी पार्ट को देखेगा, कोई उसमें स्ट्रक्चर जो है कि कैसे एक जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है, पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, कोई उसको ऐसे देखेगा, कोई उसके सेंट्रल आइडिया को देखेगा। तो इट मीन्स दैट कि यस, ऑटोनोमस जो लर्निंग है उसमें इन्वॉल्व चॉइसेस। तो ये हो गया। नेक्स्ट है कि डज ऑटोनोमस जो लर्निंग है उसका मतलब होता है कि लर्निंग विदाउट हेल्प, क्या ऐसा है? तो आंसर होगा नहीं। हमें लगता ज़रूर है कि ऑटोनोमस लर्निंग का मतलब है कि बिना किसी हेल्प से खुद से ही करना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वी टेक हेल्प फ्रॉम, हम टीचर्स की ग्रुप की हेल्प ले सकते हैं, हमारे जो कोई गार्जियन हैं, पीयर्स हैं, उनकी ले सकते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव सोर्सेज सच है, जैसे बुक हो सकती है, इंटरनेट हो सकता है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनकी हम हेल्प लेते हैं ऑटोनोमस लर्निंग में। नेक्स्ट है कि हाउ डज़ कोलोबरेटिव राइटिंग सपोर्ट इंडिपेंडेंट लर्निंग। जैसे कि जो क्लासरूम में आपको कोई एक्टिविटीज़ दी जाती है या फिर आप खुद से ग्रुप बना के आप कोलोब्रेशंस में आप अपना कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई राइटिंग करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, तो वो कैसे एक इंडिपेंडेंट लर्निंग में हेल्प करता है। तो इसमें ये है कि कोलोबरेटिव जो क्लासरूम सपोर्ट है ना वो हमारा इमोशनली और एकेडमिकली दोनों रूप से हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है।
उससे क्या होता है कि एक तो जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस लेवल वो हमारा डिक्लाइन होता है, और इसके साथ साथ हम एक बेहतर हम चीज़ों को लेके अवेयर होते हैं, क्योंकि नए जो पर्सन्स है, कोलोबरेटिव राइटिंग में यही होता है ना कि दूसरा जो हमारे साथ लगा हुआ है किसी प्रोजेक्ट में, किसी काम में, उसके नए नए आइडियाज़ हमें सीखने को मिलते हैं और इस तरीके से डिस्कशन होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपका ऑटोनोमस लर्निंग का पार्ट ही होता है। नेक्स्ट है, अगर हम समझे थोड़ा सा कि जो हाउ डू एक्टिविटीज़, आपने एनसीईआरटीज़ में भी देखा होगा, न्यू जो बुकें आ रही हैं उसमें होता है कि हाउ डू एक्टिविटी, तो ये जो चीज़ है क्या ये हेल्प करता है स्टूडेंट की? तो हाँ बिल्कुल करता है। यस, द एक्टिविटी डायरेक्टली देम टुवर्ड्स व्हाट दे मस्ट नोटिस। उसमें क्या होता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि दे बिगेन टू फाइंड न्यू वे ऑफ लर्निंग। हाउ डू एक्टिविटी जो बुकों में पीछे होती है जो स्टूडेंट्स के केस में, तो उस वो इसीलिए होती है ताकि वो ऑटोनोमस जो लर्निंग है ना उसकी ओर बच्चा जाए, खुद से थोड़ा चीज़ों को सर्च करे, लाइफ के जो स्टिमुलेशन जो उसके डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, या तो उनसे उनसे वो रिलेट कर पाए उस एक्टिविटीज़ को, या फिर वो बाहर जाके थोड़ा रिसर्च करे, ऑनलाइन चीज़ों को सर्च करे, अपने जो गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं उनकी हेल्प ले। तो इस तरीके से जो हाउ डू एक्टिविटीज़ है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ऑटोनोमस लर्निंग में। ठीक है, यहाँ तक आपको ऐसे समझ आया। नेक्स्ट है जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ इनकरेज सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग में आपकी कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको इनकरेज करती हैं? तो उसमें देखो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। दैट हाउ वी रीड एंड राइट, हाउ वी इंगेज विद आवर फ्रेंड एंड फैमिली। तो इन सब चीज़ों में कैसे हम इंगेज करते हैं, कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे हम लिखते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये सेल्फ मॉनिटरिंग को ही इम्प्रूव करने का काम करती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो एक्टिविटीज़ हैं, मीन्स यहाँ पे स्टॉप, रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कि स्टॉप मतलब आपने कोई एक्टिविटी की तो आप रुके, रिव्यू फिर आपने उसको देखा कि वो कितनी सही हुई, कितना उसमें कमियां रही, एंड रिफ्लेक्ट और उसमें फिर आप चेंजेस करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए कि इफ़ द लर्नर हैज़ टू डिस्कस पोल्यूशन, अगर किसी पोल्यूशन के टॉपिक पे आपको मान लो काम करना है, तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, मीन्स किस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं, मैंने कहा कि जो सेल्फ मॉनिटर को इनकरेज करेंगी, तो उस केस में इसको यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो पोल्यूशन का जो टॉपिक है ना, तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक टेम्पलेट, एक फॉर्मेट, एक हम प्रॉपर पहले एक रफली एक स्केच बनाएंगे कि क्या क्या हम चीज़ें इसमें मेंशन करेंगे। इसके अलावा कुछ, क्योंकि पॉपुलेशन सॉरी पोल्यूशन से रिलेटेड है तो कुछ स्पेसिफिक उसमें वोकेबलरी होगी, कुछ उसमें अवेयरनेस, कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जो आज के प्रेजेंट टाइम में उसकी उनको हम पुट कर सकते हैं। जैसे अभी आपने पता है ये दिल्ली में देखो पोल्यूशन जो है बिल्कुल गैस चैम्बर बन जाती है दिल्ली, तो वहाँ पे मतलब अगर हम थोड़ा सा सेल्फ मॉनिटरिंग है, अगर हम ऑटोनोमस लर्निंग करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर खुद से पढ़ते हैं, थोड़ा रिसर्च करते हैं, तो ये सब चीज़ें जब हमारा कोई एक्टिविटी होगी या पोल्यूशन से रिलेटेड हमें कुछ लिखना होगा, तो वहाँ पे हमें बेहतर सेंटेंस जो फॉर्मेशन है वो हमारी हो पाएगी। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को करना है। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, इग्नू का मटेरियल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें अननेसेसरी की भी दी हुई होती हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि मेरे जितने भी यहाँ कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं इस चैनल पे, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उनके मैक्सिमम के ना आपको नोट्स भी मिलते हैं। जैसे अभी ये यूनिट है तो इसका मैंने ऐसे ये क्रीम फॉर्म में, ये 4 से 5 पेज, मैक्सिमम 4 से 5 पेज में इसका क्रीम फॉर्म में ये नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, और अगर आप इन नोट्स को बाई करते हैं, मीन्स लेक्चर सुनते हैं और फिर नोट्स को इन नोट्स में से आप रिवाइज़ करते हैं, तो आपको बहुत इजी पड़ेगा और आपको इग्नू का जो मटेरियल है वो ओपन करने तक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि हाँ हमें ऐसे नोट्स चाहिए और हम खुद से बना नहीं सकते, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो आप 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आपको जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम। तो आगे अगर इसको समझें कि व्हाट काइंड ऑफ, ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी टाइप की एक्टिविटीज़ आपको सेल्फ मॉनिटरिंग में आपकी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है कि गिव एनी 3 रीजन फॉर सप्लीमेंटिंग द टेक्स्ट विद ऑथेंटिक मटेरियल। कि टीचर की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऑथेंटिक जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कराए, जिससे कि स्टूडेंट जो है वो ऑटोनोमस जो लर्निंग है उसमें उनकी ग्रोथ हो सके। तो इसके लिए देखो सबसे पहला जो चीज़ है वो है कि हमें ये समझना होगा कि जो टेक्स्ट हम सेलेक्ट करें ना,
वो किस तरीके का हो, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम चाहते हैं, हाँ, अगर हम इनकरेजिंग करना चाहते हैं ऑटोनोमस लर्निंग को, तो द फर्स्ट थिंग जो है जो हमें सेलेक्ट करनी होगी वो है हमारी मटेरियल। हमारे जो मटेरियल है ना वो अलग अलग लेवल पे, क्योंकि आप देखो कोई भी जो स्टूडेंट, जैसे इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड जो फैमिली से जो लोग आते हैं जिनको इतना एकेडमिक सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो जनरली थोड़ा पीछे रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं दूसरी तरफ जिनको अच्छा खासा फैमिली का सपोर्ट है, पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, तो उनको हम जो मटेरियल है ऑटोनोमस लर्निंग के दौरान वो अलग तरीके से सजेस्ट कराएं। और कुछ ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं या उतना उनको एटमॉस्फेयर, वो माहौल नहीं मिल पाता, उनके लिए हम कुछ अलग से सजेस्ट कराएं। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे आपको देखना होगा कि वी यूज़ ऑथेंटिक जो टेक्स्ट हैं एंड इन्हेंस द रेलिवेंस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो ऐसा कुछ मटेरियल दें जो उनके लिए बेनिफिशियल है। एक तो ये हुआ। दूसरा जो है वो क्या, कि जब हम कोई टेक्स्ट बुक या ऑथेंटिक मटेरियल जब सजेस्ट करते हैं ताकि वो ऑटोनोमस लर्निंग जो है वो बढ़े, उसके लिए जो सेकंड मेथड है वो ये है कि एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन एनी सिचुएशंस। कि फॉर एग्जांपल, अब हमें फॉर्मली कब किससे बात करनी है, इनफॉर्मली हम कब बात कर सकते हैं, इसके अलावा पर्पज़ क्या होना चाहिए, हम जब बात करते हैं तो प्रॉपर उसका फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। जैसे मान लो अभी मैंने स्टार्टिंग में, इस यूनिट के स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताया और फिर हम उसको आगे बढ़ते चले गए, तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, कि फॉर्मेट है। ठीक है, अगर हम इसको सिस्टमेटिक फॉलो नहीं करेंगे, कहीं का भी कहीं अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो वो एक लिंक नहीं बनेगा और उससे प्रॉब्लम आएगी। तो सेम है यहाँ पे, जब आप ऑथेंटिक मटेरियल किसी को सजेस्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको देखना होगा कि उसके तहत आप कुछ जो टॉपिक हैं या सब्जेक्ट की जो डिमांड है, जैसे कोई स्पेसिफिक वोकेबलरी है या कोई ऐसी चीज़ें हैं, वो हम सजेस्ट करें और उनको समझाएं कि जो फॉर्मेलिटीज़ इनफॉर्मेलिटीज़ कब होगी, पर्पज़ क्या है, किस तरीके का फॉर्मेट होगा, स्ट्रक्चर होगा। ये जो वेरियस चीज़ें हैं ये हमें सिचुएशंस को फिर अवेयर करने में हमारी हेल्प करेंगी। थर्ड जो है वो है कॉम्प्रीहेंशन। जो होता है कॉम्प्रीहेंशन, जब स्टडीज़ हम करते हैं तो इट इट प्रीसीड्स द प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन को हमारी बढ़ाता है। मीन्स इफ स्टूडेंट कैन बी इनकरेज टू रीड डिफरेंट टेक्स्ट आउटसाइड द क्लास, तो देयर क्लास टाइम्स कैन बी यूज्ड फॉर शार्पनिंग देयर प्रोडक्शन स्किल। कि अगर मैंने होमवर्क दिया कि आप एक्स्ट्रा जो बुक है वहाँ से पढ़ें, ये रिसर्च करें, आप इस तरीके से अगर टीचर भी करता है, तो क्या होगा, जो स्टूडेंट है ना वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट को पढ़ेगा, वहाँ से वो कुछ सीखेगा और फिर क्लासरूम में हम उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, उस स्किल्स को, उस प्रोडक्शन स्किल्स को हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तीन चीज़ें जो मैंने आपके बताई कि व्हाट आर द वेरियस थ्री रीजंस फॉर सप्लीमेंटिंग द टेक्स्ट विद ऑथेंटिक मटेरियल फॉर इनकरेजिंग द ऑटोनोमस लर्निंग। तो उसमें जो पहला जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको जो किया वो है कि स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग मटेरियल हमें सजेस्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लर्नर, वो कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, इस तरीके से। दूसरा, मैंने आपको बताया कि जो टॉपिक्स हैं, जैसे कुछ वोकेबलरी है, कुछ कब फॉर्मली टॉक करना है, इनफॉर्मली करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये चीज़ आती हैं सेकंड लेवल पे। और थर्ड लेवल पे है कि जो हम कम्प्रीहेंसिव रूप से स्टडी करने के लिए आउटसाइड क्लासरूम से बाहर कुछ एक्टिविटीज़ देंगे, कुछ स्टडी करने के लिए देंगे, तो वो भी स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा और उसको फिर हम बेहतर उसकी जो स्किल्स हैं उसको हम इम्प्रूव करा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि हाउ डज जो मिक्स्ड गेम अप्रोच है, ये जो क्वेश्चंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मिक्स्ड गेम अप्रोच जो है वो इंडिपेंडेंट लर्निंग को कैसे बढ़ावा देता है। अच्छा देखो, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराए हैं ना वो ये कराए हैं, लेकिन इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखें, आपको चीज़ों को रटना नहीं है। जब ये नोट्स, जब मैंने आपको, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो जो क्रीम नोट्स हैं, तो इसमें क्या है कि आपको इस तरीके से चीज़ें, आंसर्स लिखी हुई हैं जो कि आपको पढ़ने में भी इजी हो और आपको रट्टाफिकेशन ना करनी पड़े। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इनको सिर्फ रटने जाएंगे तो आपको ना तो ये चीज़ें समझ आनी है और ये चैप्टर आपको थोड़ा बोरिंग भी लगेगा। ठीक है, तो इसमें जो है एक और चीज़ देखो, कई बार क्या होता है इग्नू के मटेरियल में थोड़ी मिस्टेक्स भी होती हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है हाउ डज मिक्स्ड, ऐसे लग रहा है कि ये जिनरी है ये, लेकिन ये नहीं, ये गेम है ये एक्चुअल में। ठीक है ना, हाउ डज मिक्स्ड गेम अप्रोच जो है गाइड इंडिपेंडेंट लर्निंग। तो ऐसे थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक्स भी हमारे मटेरियल में मिलती हैं और इसके अलावा जो मटेरियल है वो थोड़ा उसकी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड होती है।
तो उसी के लिए मीन्स स्टूडेंट्स ने ही जब मुझे बोला कि आप अगर नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसके बाद ही मैं ऐसे जो नोट्स हैं वो बनाना मैंने स्टार्ट किया। तो अगर आपको लगे कि हाँ उस नोट्स की ज़रूरत है तो आप ज़रूर मुझे बताएं। तो ये जो है मैंने बताया कि हाउ डज़ मिक्स्ड गेम अप्रोच जो है वो कैसे इंडिपेंडेंट लर्निंग को गाइड करती है। तो सबसे पहले तो देखो इसमें होता क्या है कि मिक्स्ड गेम लर्निंग जो है वो क्या है, इट इज़ एन एक्टिव लर्निंग टेक्निक दैट यूज़ गेम्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे वोकेबलरी से रिलेटेड गेम होते हैं, ऐसे आपके कुछ पजल होंगे, इसके अलावा वर्ड्स से रिलेटेड जब मीन्स कोई वर्ड है कि कैसे उसको लिखा जाएगा, तो उसमें कुछ जो बीच में जो लेटर्स है वो क्या होंगे, मिसिंग हो गए, तो आप उसको फिल करना है। मतलब ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। देखो ज़रूरी नहीं है ना कि फ़ोन में जो गेम है वो सारे बकवास ही हों, नहीं, बहुत सारे अच्छे गेम भी हैं जो स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं ऑटोनोमस लर्निंग में। तो वही है यहाँ पे कि गेम बेस्ड लर्निंग जो है वो एक एक्टिव लर्निंग टेक्निक है, जिसके तहत जो गेम्स हम खेलते हैं ना, तो उससे हमारी जो स्टडी है वो भी इम्प्रूव होती है। एंड द लर्निंग इन दिस केस कम्स फ्रॉम द प्लेइंग द गेम विच प्रमोट आवर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इन सब चीज़ों में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा गेम बेस्ड लर्निंग कैन बी अचीव थ्रू डिजिटल और नॉन डिजिटल गेम, दोनों तरीके के हो सकते हैं। आप डे टू डे लाइफ से एक्सपीरियंस्ड होके या आप डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ करा करके आप एक कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट करके, तो वहाँ से भी एक आप वो भी गेम बेस्ड अप्रोच ही है। इसके अलावा आप ऑनलाइन जो मैंने आपको बताया कि जो ऑनलाइन रिसोर्सेज या ऑनलाइन जो मेथड्स हैं, गेम हैं अलग अलग, आप उनके थ्रू भी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा गेम जो बेस्ड लर्निंग जो स्किल्स होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। एंड इसमें क्या होता है, आपको तुरंत वेरी क्विकली डिसीज़न लेना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी हेल्प करती हैं। इसमें एक और चीज़ अगर हम बात करें कि जैसे आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स को जो गेम के थ्रू जब वो गेम खेलते हैं तो कीबोर्ड का कैसे यूज़ करना है, माउस को कैसे पकड़ना है, इसके अलावा वेब ब्राउजिंग कैसे करना है, यूज़र नेम पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है। इवन इसी में ये जो मिक्स्ड गेम अप्रोच में आप ये भी कह सकते हो कि डिक्शनरी का ऑनलाइन यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें सिखाई जाती हैं। कुछ अदर जो रीजन्स हैं जिसके तहत टीचर्स जो है वो गेम बेस्ड लर्निंग अप्रोच को बढ़ावा देते हैं, वो क्यों, क्योंकि एक तो डिजिटल जो लिटरेसी है, फ्लुएंसी, वो बढ़ती जा रही है। इससे इंगेजमेंट, मोटिवेशन भी स्टूडेंट को मिलता है और स्टूडेंट सेंट्रिक एक्सपीरियंस इससे ज़्यादा फील होता है। ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग में, और फ्रेंडली भी है और लो रिस्क कंपटीशन इसमें देखने को मिलता है। तो अगर जो आप देखो जो डेवलप्ड नेशंस के, जैसे अगर मैं कहूँ जापान है, यूएसए है, कोरिया है और अदर जो डेवलप कंट्री है, वहाँ पे ऐसे गेम बेस्ड अप्रोच जो है ये बहुत हेल्प करता है। और मिक्स्ड गेम अप्रोच है वो तो और ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट टेक्स्ट बुक से भी पढ़ रहा है, क्लास में भी पढ़ रहा है, और इसके साथ साथ ये जो एक्टिविटीज़ हैं गेम के थ्रू, ऐसे गेम सेट किए गए हैं जिसके तहत वो चीज़ों को विजुलाइज करेगा, देखेगा, उसको 3D की फॉर्म में भी गेम्स ऐसे भी हैं जिसमें 3D की फॉर्म में चीज़ें अवेलेबल हैं। तो वो सब चीज़ें जब वो देखेगा, उन एक्टिविटीज़ को करेगा, तो उससे उसकी क्रिटिकल जो स्किल्स हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी। तो इन दिस वे ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारी इंडिपेंडेंट लर्निंग का हो या ऑटोनमस लर्निंग को ही बढ़ावा देती हैं। तो ये है फ्रेंड्स कि हमने पूरा इस चैप्टर को क्वेश्चन एंड आंसर्स की फॉर्म में, और उसमें कितने पॉइंट आपके लिए रेलिवेंट हैं, कितना मटेरियल, कितनी चीज़ें आपको बस लिखनी है, उन्हीं सब चीज़ों की हमने यहाँ पे चर्चा की है। तो ये है आपकी यूनिट, और अगर आपको चाहिए नोट्स तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।